हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी, जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी इस कंप्यूटर की सीरीज के पार्ट 10 को लेकर आए हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पीएस, एपीएस, आरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट के एग्जाम्स की। ठीक, तो आज हमने जो पेपर लिया है वो है एआरओ का। ठीक, एआरओ का जो पेपर 2021 में हुआ था। ठीक, तो इसकी जो जिस दिन ये पेपर हुआ था वो था 16 दिसंबर 2021। ठीक, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ठीक, ये इसलिए मैं बताता हूँ ताकि अगर आपको प्रीवियस ईयर की बुक में रेफरेंस लेना हो कि किस पेपर को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कब, तो आप ले सकें। ठीक, तो चलिए अब आगे चलते हैं, अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डाटाबेस लैंग्वेज इज यूज्ड टू एक्सेस डाटा इन एग्जिस्टिंग डाटाबेस। पहले से विद्यमान डाटाबेस में से डाटा प्राप्त करने के लिए किस डाटाबेस भाषा का उपयोग होता है। ये चार भाषाओं का नाम दिया है, डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और एक्सएमएल। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि डाटाबेस होता क्या है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां जिनके पास बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डाटा है, वो अपना डाटा सर्वर्स पे रखती हैं और वहाँ पे उस सर्वर का डाटा मेंटेन करने के लिए होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, तो कहते हैं डी डाटाबेस, डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। ठीक, वो होती है एसक्यूएल, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। So this database language is mainly designed for maintaining the data in relational database management system. इस लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है जो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, में डाटा को मेंटेन करने के लिए। ये डीबीएमएस का एक टाइप है। तो एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटाबेस। एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल होता है एक्सेस करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए डाटाबेस के डाटा को। ठीक, तो ये सब तो चीजें आपके काम की नहीं है। काम की क्या है अभी, मतलब ये सब चीजें इस क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बड़ी मतलब की है। ठीक, आगे आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, अब यहाँ पे लिखा है ना, एसक्यूएल कमांड्स होता है डीडीएल, होता है डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। यही आपके ऑप्शंस है। डीडीएल का मतलब होता है डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, जहाँ पे डाटा को डिफाइन किया जाता है। डीएमएल का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब डाटा कंट्रोल लैंग्वेज और टीसीएल होता है इसी तरह। ठीक, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। यहाँ पे पूछ रहा है किस डाटाबेस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को एक्सेस, जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डीएमएल का, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज का। ठीक, इसके थ्रू आप डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, नए डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक, तो डीएमएल विल बी द राइट आंसर, डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। वहीं डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, ये डाटा को डिफाइन करने के लिए होता है। ठीक, फिर डाटा कंट्रोल के लिए डीसीएल होता है और ट्रांसमिशन के लिए टीसीएल होता है। ये सब चीज़ें जब हम आपकी क्लास लेंगे डाटाबेस की तो अभी समझा देंगे। अभी तो आप इतना ही जान रखिए कि एसक्यूएल क्या होती है और ये उसके कमांड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। एक ईआर चित्र में गुणों को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ईआर डायग्राम होता क्या है। तो एन ईआर डायग्राम इज यूज्ड टू इलिस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस। देखिए फिर से डाटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ, मैं एक बात बता देना चाह रहा था कि ये जो पूरा पेपर है ना, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाटाबेस से ही मिले हैं और दूसरा एक्सेल से मिले हैं। मतलब भर भर के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, अब एग्जामिनर को लग रहा है कुछ सेम था इस टॉपिक से, कि कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन दे दिए। तो ये ईआर डायग्राम देखिए, ईआर डायग्राम क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई डाटा रखना है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उससे पहले आप उस डाटा को डायग्राम पे बनाते हैं।
कैसे वो प्लेस होगा, कैसे रखा जाएगा, एल्गोरिदम जैसा उसे सेट करते हैं। उसी डायग्राम को कहते हैं ईआर डायग्राम, मतलब ठीक। तो जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट के बारे में आपको डाटाबेस में रखना है, तो स्टूडेंट का को एक स्क्वायर बॉक्स में रखेंगे क्योंकि एक वो है, इंटिटी है, ठीक। अब स्टूडेंट से संबंधित जितने भी डाटा हैं वो एक इलिप्टिकल बॉक्स में होंगे। स्टूडेंट का रोल नंबर देखिए एक इलिप्टिकल बॉक्स में, नेम इलिप्टिकल बॉक्स में रखा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ इलिप्टिकल बॉक्स में रखी जाएगी। जो फ़ोन नंबर है, जैसे ये हो सकता है कि उसके पास कई नंबर हो, मल्टीपल फ़ोन नंबर हो, उसके लिए ऐसा रिप्रेज़ेंट करेंगे हम कि मल्टीपल इलिप्टिकल बॉक्स है। ऐज, ये क्या होता है, डॉट, डॉट, डॉट से, ये वो डाटा होते हैं जो चेंज होते हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं चेंज होगी, नाम चेंज नहीं होगा, रोल नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन आपकी ऐज ईयर बाय ईयर क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो उसे हम ऐसे डॉट, डॉट इलिप्टिकल बॉक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक? ये हो गया। डबल इलिप्टिकल से उसको जो मल्टीपल जहाँ पे एंट्रीज होती है, मान लीजिए आपके पास 2-3 फ़ोन नंबर है तो उनकी एंट्रीज ऐसे डबल इलिप्टिकल, 3 है तो 3 इलिप्टिकल, 4 है तो 4 इलिप्टिकल। फिर स्टूडेंट का एक एड्रेस होता है, उसको भी एक इलिप्टिकल बॉक्स से दिखाया है, ठीक। अब क्या होगा कि एड्रेस में भी होता है कि देश कौन सा है, स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सी है, स्ट्रीट कौन सी है, या हाउस नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये सब के लिए, इन सब के लिए अलग अलग से इलिप्टिकल बॉक्स बना दिए जाएंगे, ठीक। तो यही पूछ रहा है, ये सब क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या है, जैसे ये स्टूडेंट्स के क्या है, ये एट्रीब्यूट्स है, रोल नंबर उसका एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, एज, एड्रेस, और ये एड्रेस के एट्रीब्यूट्स है, कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, ठीक। तो एट्रीब्यूट्स को किससे दिखाते हैं, ये पूछा गया है। इन एन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, एट्रीब्यूट्स को आप एक इलिप्स से दिखाते हैं, ठीक। और रेक्टेंगल से आप एक जो स्टार्टिंग की एंट्री होती है उसको दिखाते हैं। स्क्वायर का इस्तेमाल नहीं होता, सर्कल का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक। विल बी द राइट आंसर। अब देखिए मैं आपको और भी चीजें बता देता हूँ ईआर डायग्राम से, जब बता रहा हूँ तो मल्टीपल चीजें बता दूं। ईआर डायग्राम में और क्या क्या चीजें होती हैं। हम्म, देखिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है इसलिए इंटिटीज इन ईआर मॉडल, ठीक। जो भी इंटिटीज होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे स्टूडेंट को करने के लिए किया गया। इलिप्स का इस्तेमाल किया जाता है एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए, एट्रीब्यूट्स मतलब गुण, जो इंटिटीज है ना उनके गुण को शो करने के लिए इलिप्स का इस्तेमाल होता है, जैसा यहाँ पे होता रहा है। डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है कब, जब रिलेशनशिप शो करनी होती है अमॉन्ग इंटिटीज। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए ये राम है, ठीक। यहीं पे साथ में गीता होती, और राम और गीता भाई बहन होते, ठीक। अब इनका अगर रिलेशन शो करना होता तो यहाँ डायमंड का फिर इस्तेमाल किया जाता, ठीक। तो ऐसे होता है, ये डायमंड का इस्तेमाल रिलेशनशिप का शो करने के लिए होता है। लाइन तो आप जान ही रहे हैं, जो रिलेशन शो करती है, ठीक। डबल इलिप्स का इस्तेमाल होता है मल्टी वैल्यूज एट्रीब्यूट्स के लिए, जहाँ मल्टीपल वैल्यूज होती है, आपने देखा। डबल रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया जाता है वीक एंटिटीज के लिए, ठीक। तो आप इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, चीजें क्या है कैसे हैं, ठीक है। अभी के लिए तो बस इतना ही जान के रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट नेटवर्क दैट हैज प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज, वह प्रथम नेटवर्क कौन सा था जिसने इंटरनेट की शुरुआत की थी। सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, इसका आंसर है अर्पानेट। जहां भी जो पहले नेट का नाम है दुनिया में वो था अर्पानेट। कब आया था, 1969 में आया था। ये दोनों चीजें आपको रटी होनी चाहिए। किस देश ने लाया था, यूएसए ने लेके आया था। तो देखिए अर्पानेट का फुल फॉर्म है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये भी याद रखिएगा, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। देखिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, फिर नेटवर्क, नेट से नेटवर्क हो गया, ठीक। वॉज अ पाइनियर कंप्यूटर नेटवर्क दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अर्पानेट आया था, ठीक। क्योंकि पहला ट्रांसमिशन हुआ था अर्पानेट से कब, 1969 में। और द अर्पानेट प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। जो यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उसने अर्पानेट को लेके आया था, ठीक। ये सब बातें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है कंप्यूटर का, ठीक है, कि पहला नेट कौन सा था, अर्पानेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क? निम्नलिखित में से किसे छोटे एकल साइड नेटवर्क के रूप में निरूपित किया जाता है? लैन, डीएसएल, रैम और यूएसबी। अब बताइए, यूएसबी कोई नेटवर्क होता है? नहीं। यूएसबी का फुल फॉर्म मैं बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस क्लासेस की मेरी, यूनिवर्सल सीरियल बस। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एक मेन मेमोरी होती है, कोई नेटवर्क नहीं होता। डीएसएल होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक। डीएसएल पहले यूज होता था, इसके द्वारा क्या किया जाता था कि टेलीफोन जो होते थे घरों में, टेलीफोन लाइन का इस्तेमाल किया जाता था डाटा ट्रांसमिशन के लिए, ठीक। मतलब आपके घर में अगर टेलीफोन लाइन आ रही है तो उस टेलीफोन लाइन से एक वायर कनेक्ट कर दिया जाता था आपके कंप्यूटर में, सिस्टम में, और मॉडेम का इस्तेमाल करते हुए आप नेट चला पाते थे, ठीक। तो डीएसएल का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक। तो ये तो ठीक है, लेकिन डीएसएल हाई स्पीड नेट होता था, इंटरनेट होता था, इसे उस समय ब्रॉडबैंड भी कहते थे, ठीक है। ये सिंगल साइड नेटवर्क नहीं होता था, आप तो पूरा इंटरनेट इस्तेमाल कर लेते थे ना। ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क तो होता नहीं था, ये पूरा इंटरनेट होता था डीएसएल। तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। राइट ऑप्शन विल बी लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। कुछ लोग आपस में मिलके या एक कंपनी के जो आपस आप अपना एक छोटा सा नेटवर्क होता है एक बिल्डिंग के अंदर, वो होता है लैन। कॉलेज का जो अपना इंटरनल नेटवर्क जो होता है उसे कहते हैं लैन, ठीक है। देखिए, तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क चार तरीके के होते हैं। पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये इस सीक्वेंस में बढ़ते जाते हैं। सबसे छोटा होता है पैन, ठीक। सबसे बड़ा होता है लैन, और उससे बड़ा होता है मैन, सबसे बड़ा होता है वैन, ठीक। अब देखिए यहाँ लगा है, पैन मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या आता है? जैसे ब्लूटूथ आता है, ब्लूटूथ, वाईफाई, ठीक, इंफ्रारेड जिससे आप डाटा ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये सब किसमें है? पैन में, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो आपके अगल बगल ही छोटे मोटे नेटवर्क हैं, ठीक। वहीं लैन लोकल एरिया नेटवर्क, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर पूरा नेटवर्क है, ठीक है। कॉलेज के अंदर जो यूज होता है या कैंपस के अंदर होता है वो होता है लैन, ठीक। एक शहर के अंदर जो यूज होता है, एक शहर का अपना खुद का जो एक नेट होता है, कभी कभी आप सुनते होंगे कहीं दंगा हो गया इस शहर में, कस्बे में, तो वहां पूरा नेट बंद कर दिया जाता है। तो वहां पे क्या कर दिया जाता है? मैन को बंद कर दिया जाता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को बंद कर दिया जाता है एक बार में। फिर वहां पे वैन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, जो इससे ही बड़ा होता है। ये पूरे कंट्री लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? वैन। कभी कभी पूछ दिया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज द लार्जेस्ट वन? इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। इसे ही एक तरह से इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक। और सबसे छोटा क्या होता है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक। तो चलिए, ये आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ए इज रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम यूज टू इंटर डाटा। पंक्तियों और स्तंभों एक आयताकार ग्रिड क्या कहलाता है जो डाटा भरने के लिए प्रयुक्त होता है? वर्कशीट कहलाता है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि रोज और कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। और इन रोज और कॉलम का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को इंटर करने के लिए। तो हाँ, वर्कशीट क्या हो, इसका एग्जांपल होता है, बिल्कुल सही। वर्कशीट में रोज और कॉलम्स होते हैं, वहां पे हम डाटा एंट्री करते हैं। स्प्रेडशीट, हाँ बिल्कुल सही। सेल्स, सेल्स इस एक सिंगल कॉलम को कहते हैं, सिंगल सिटी को कहते हैं, ठीक। ये एक सेल होती है। तो ये सेल है क्या? ये रो और कॉलम का यूज करती है डाटा को इंटर करने? नहीं, सेल तो बस इसी का एक छोटा सा हिस्सा है, ये नहीं होगा। वर्कशीट और स्प्रेडशीट बोथ विल बी द राइट आंसर। अब आप देखिए होता कहाँ है वर्कशीट और स्प्रेडशीट। एमएस एक्सेल को ही ना स्प्रेडशीट कहते हैं, ठीक। जो एमएस एक्सेल होता है, जहाँ पे आप काफी डाटा को रखते हैं, स्टोर करते हैं, और कैलकुलेशन करने में काफी हेल्पफुल रहता है एमएस एक्सेल, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? वर्क शीट कहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट कहते हैं। और ये क्या है? नीचे एक स्प्रेडशीट ही है, ये एक स्प्रेडशीट बना हुआ है, ठीक। एक स्प्रेडशीट है। और ये जो नीचे अगर आप जाएंगे, आप मल्टीपल अगर स्प्रेडशीट खोल लें, इन्हीं को क्या कहते हैं? वर्कशीट्स कहते हैं। वर्कशीट और स्प्रेडशीट आप याद रखिए, कोई अलग चीज नहीं है, एक ही चीज होती है, ठीक। वर्कशीट और स्प्रेडशीट सब एक ही बातें हैं, कोई भी इनमें अलग नहीं है। तो ये दोनों सही होंगे, इसलिए द राइट ऑप्शन विल बी डी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज फिल इन द ब्लैंक्स व्यू। एक्सेल में डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? वर्क, ऑटो, नॉर्मल या रोमन? सही ऑप्शन होगा नॉर्मल। एमएस एक्सेल में जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो नॉर्मल होता है। ये कैसे होता है? देखिए, एमएस एक्सेल जो लोग यूज करते हैं सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये सब पढ़ाई नहीं जाती। आप सॉफ्टवेयर को यूज करते जाते हैं तो आपको पता चलती जाती है। मैं आपको कितना पढ़ा लूँ, कोई टीचर कितना पढ़ा ले, आप नहीं सीख पाएंगे। एक एक छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि आप रोजमर्रा जब उस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो आपको देखने से वो चीजें याद हो जाती हैं। ठीक। और वही चीजें ये लोग पूछ लेते हैं। तो देखिए, ये व्यू में आप जाएंगे, ये एमएस एक्सेल का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है कि व्यू वाला जो मेन्यू है में जाएंगे तो यहाँ पे कई व्यूज खुल जाते हैं। एक नॉर्मल व्यू होता है, पेज ब्रेक व्यू होता है, पेज लेआउट और कस्टम व्यूज। कस्टम व्यू में आप अपने हिसाब से व्यू को अपने हिसाब से अल्टर्ड कर सकते हैं। ठीक। बाकी ये तीनों तो डिफॉल्ट पहले से रहते हैं। इसमें जो डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू, और यही होता है नॉर्मल व्यू जो जिस व्यू में आप एमएस एक्सेल को देखते हैं। एमएस एक्सेल खोलेंगे तो आपको नॉर्मल व्यू ही हमेशा खुला हुआ मिलेगा। आपको पेज ब्रेक व्यू प्रीव्यू इस्तेमाल करना है तो उस पर क्लिक करना पड़ेगा। पेज लेआउट के लिए इस पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक। तो यही पूछा गया है कि एमएस एक्सेल का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? नॉर्मल होता है। बाकी वर्क, ऑटो और रोमन नाम का कोई व्यू नहीं होता। ठीक, ये भी बात क्लियर हो गई होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज। निम्नलिखित में से स्प्रेडशीट पैकेज का उदाहरण कौन सा है? VCKL, यूनिटी, अडा या स्नोबॉल? द राइट ऑप्शन विल बी स्नोबॉल। ये चीज तो मुझे भी नहीं पता थी, थोड़ा बहुत पढ़नी पड़ी, देख तब समझ में आई कि जैसे एक्चुअली क्या है कि आपने यहाँ पे एक डेप्थ स्नोबॉल करके एक कॉन्सेप्ट होता है स्प्रेडशीट में। डेप्थ स्नोबॉल स्प्रेडशीट इज अ टूल। ये क्या होता है? टूल होता है दैट हेल्प्स यू टू पे ऑफ डेप्थ बाय प्रायोरिटाइजिंग डेप्थ विद द स्मॉलेस्ट बैलेंसेस। कहने का ये मतलब है कि इसमें क्या होता है कि मल्टीपल स्प्रेडशीट्स होती हैं। ठीक है, इसमें मल्टीपल स्प्रेडशीट होती है जहां पे आप क्या करते हैं, ये स्नोबॉल है, इसको स्नोबॉल कहते हैं। इसको डेप्थ स्नोबॉल कहते हैं, जहां पे आप अपनी लेनदारी का हिसाब रखते हैं, लेनदारी और देनदारी का, कि कितना आपने उधार लिया और कितना आपने दे दिया। ठीक। तो ये चीजें आप मेंटेन करते जाते हैं। फिर ये आपको हेल्प करता है बताने में कि कौन सा डेप्ट पहले पे करें, कौन सा बाद में, क्योंकि यहाँ पे मेंटेन रहता है। ये प्रियोरिटाइज करता है, बताता है कि जो स्मॉलेस्ट वाले बैलेंसेस हैं पहले वो पे कीजिए, फिर उसके बड़े वाले, फिर सबसे बड़े वाले। ठीक है। तो डेप्ट स्नोबॉल एक टूल होता है स्प्रेडशीट का जो हेल्प करता है आपको पे ऑफ करने के लिए डेप्ट उधारी बाय प्रायोरिटाइजिंग डेप्ट विद द स्मॉलेस्ट बैलेंसेस। ऐसे ही यही होता है स्नोबॉल स्प्रेडशीट। ठीक। ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही ऊपर की चीज हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा एक में है। ठीक है, ये पूछा गया है, इसको लिख के इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्या है, मतलब पूछ रहा है कि ये चीज जो लिखी हुई है ये क्या है। तो यहाँ पे किसका एक उदाहरण है, तो ये एक फॉर्मूला है। आप कहेंगे कैसा फॉर्मूला? फिर से वही बात, एमएस एक्सेल अगर आप यूज करते हैं तो एमएस एक्सेल में बहुत सारे डाटा स्टोर किए जाते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स के। ठीक है, फिर अपने एम्प्लॉयज के। जैसे कॉलेज होता है ना अपने स्टूडेंट्स का, या जो स्कूल्स होते हैं वो भी अपने बच्चों का डाटा रखते हैं। जो एम्प्लॉयज के डाटा रखे जाते हैं, ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में वो भी स्प्रेडशीट पे रखे जाते हैं। ठीक है, या बहुत सारे मल्टीपल डाटा एंट्री करनी है बहुत से लोगों के, तो वो एमएस एक्सेल में रखना आसान होता है। ठीक है, आपने उन डाटा को फीड कर दिया, अब आपको कुछ कैलकुलेट करना है तो आप सबको कैलकुलेटर बैठ के थोड़ी ना जोड़ेंगे, आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। और फॉर्मूला यूज करते ही आपको सारी कैलकुलेशन एक बार में करके दे दी जाएंगी। जैसे ये एमएस एक्सेल लगाया गया है। ठीक है, अब ये जनवरी फरवरी के खर्चे दिए हुए हैं। मान लीजिए मेरे ही जनवरी और फरवरी के खर्चे हैं। ठीक, केबल टीवी का इतना है जनवरी फरवरी में, वीडियो रेंटल इतना है, मूवीज का मैंने इतना दिया हुआ है जनरल, और सीडीज का इतना है। अब टोटल करना है तो अब सबको जोड़ने थोड़ी ना बैठूंगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। ठीक, फॉर्मूला ये बताऊंगा मैं कि देखो भैया इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिखने का तरीका होता है, इज इक्वल टू सम। ये फॉर्मूला को डिफाइन किया जा रहा है ब्रैकेट में,
B3 कॉलन B6, मतलब ये होता है, कॉलन ये बताता है कि B3 से B6 तक जितनी भी चीजें उन्हें जोड़ दी जाए। तो आप कहेंगे B3 से B6 क्या है? बी बताता है कि कॉलन है, जो 3 लिखा हुआ है वो बताता है रो है। तो B3 मतलब ये B3, बी में 3 नंबर पे से लेके B6 में, बी अभी भी यही है, 6 यहाँ पे, B3 से लेकर B6 तक सबको जोड़ दिया जाए तो वो यहाँ पे सब जैसे ही आप फॉर्मूला लगा देंगे, इंटर करेंगे, तुरंत B3 से B6 तक ये जितनी वैल्यू है सारी जोड़ करके आपको दे देगा। ठीक, तो ये जो B3 है ना या B6 है, ये जो लिखने का तरीका होता है, ये सेल का नाम होता है B3। B3 में बी जो होता है वो बताता है कॉलम, 3 क्या होता है, रो बताता है। ठीक, कॉलम है शुरुआती वाला, बाद वाला रो होता है। ठीक, ये आप याद रखिएगा, सेल का नाम, किसी भी सेल का नाम ऐसे रखा जाता है। ठीक, आगे अभी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो ये क्या था, ये एक फॉर्मूला था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है, द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, स्तंभ और पंक्ति के कटान बिंदु के अक्षर और संख्या क्या है? इसे कहते हैं सेल एड्रेस। बाकी सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल कोऑर्डिनेशन सब में कुछ होता ही नहीं है। तो आप कहेंगे सर ये कह क्या रहा है? देखिए, ये कह रहा है कि आपने कोई ये एक सेल चूज किया। ठीक, अपने इस सेल को अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा C5। C5 कैसे हुआ? आपने C कॉलम में गए और फिर 5 नंबर की रो में गए, तो जहां इंटरसेक्शन हुआ, ठीक, आपने इसे के क्या कहा? इसे कहा सेल एड्रेस है। ये इसी को कहते हैं सेल एड्रेस। और देखिए सेल एड्रेस यहाँ पे शो होने लगता है C5। जब भी आप किसी सेल को चूज करेंगे MS एक्सेल में, यहाँ पे उसका नाम शो होने लगेगा। ठीक, और ये जो नाम होता है, ये सीधी बात होती है, ये कॉलम और रो का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये पूछ रहा है, द लेटर एंड नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज, जो लेटर, ये लेटर है, और नंबर ऑफ एन इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द सेल एड्रेस। ये क्या है? सेल का एड्रेस है। MS एक्सेल के हैं ये सब चीजें, यूज करने से याद आती है, इनमें थ्योरेटिकल बताने के लिए बहुत ज्यादा कुछ होता नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकल की चीजें थोड़ा। तो विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू अ पावर पॉइंट शो, पावर पॉइंट में कौन सा फाइल फॉर्मेट मिलाया जा सकता है? जेपीजी, डॉट जेपीजी फाइल फॉर्मेट, हाँ मिलाया जा सकता है। आपने सुना होगा डॉट जेपीजी या डॉट जेपीईजी, ये आप यूज करते होंगे फोटोज, जब आप अपनी फॉर्म भरते हैं ना, तो उसमें कहता है कि डॉट जेपीजी में अपनी फाइल फोटोज अपलोड कीजिएगा। ये किसके होते हैं? फोटो के फॉर्मेट्स होते हैं। तो हाँ भाई, पावर पॉइंट में ये चीजें फोटोज ऐड होती हैं। डॉट गिव, गिव नहीं होगा एक्चुअली, डॉट गिफ होगा। तो गिफ, हाँ ये भी पावर पॉइंट में ऐड होती हैं। अब गिफ क्या होता है ये तो बताने का मतलब नहीं है, तो आप गिफ्स यूज करते होंगे। ये स्मॉल क्लिप्स होती हैं वीडियोस की, ठीक है, उसे कहते हैं गिफ। डॉट वेव जो होती है, ये एक ऑडियो का फॉर्मेट होता है। जैसे MP3 होता है ना, वैसे डॉट WAV भी होता है, इसको कहते हैं वेव ऑडियो फॉर्मेट। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या फोटो ऐड होती है पावर पॉइंट शो में? बिल्कुल सही। क्या गिफ ऐड हो सकती है? बिल्कुल सही। ऑडियो ऐड हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही। ये सभी फॉर्मेट्स यूज हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। देखिए पावर पॉइंट लगाया मैंने, यही होता है पावर पॉइंट शो, जहाँ पे आप चाहे फोटो ऐड कर सकते हैं, चाहे वीडियो ऐड कर सकते हैं, गिफ लगा सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। पावर पॉइंट मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। ठीक, यही भी एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DBMS सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर है? DBMS मतलब डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जिसका इस्तेमाल आप सर्वर पे डाटा को मेंटेन करने के लिए करते हो। तो आप देखिए वर्ड, MS वर्ड का इस्तेमाल वर्ड बनाने के लिए होता है, पावर पॉइंट का इस्तेमाल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, एक्सेल का इस्तेमाल अभी बता चुका हूँ, बहुत सारे डाटा को कंपाइल करके एक जगह रखने के लिए होता है और एक्सेस करने के लिए होता है। तो द राइट ऑप्शन विल बी एक्सेस। एक्सेस जो होता है ये एक DBMS सॉफ्टवेयर है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हैं, ठीक है, और सबका यूज अलग अलग फील्ड में होता है। ठीक है, जैसे देखिए ये MS वर्ड होता है, वर्ड फाइल्स बनाने के लिए होता है। MS एक्सेल होता है,
स्प्रेडशीट बनाने के लिए होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है, वन नोट ये नोट्स बनाने के लिए यूज होता है। ठीक। एक्सेस का इस्तेमाल देखिए किसके लिए होता है, यही होता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक। पब्लिशर, ये आपको कोई न्यूज़पेपर पब्लिश करना हो, कोई जर्नल पब्लिश करना हो, मैगजीन निकालनी हो, उसमें हेल्प करता है आपकी पब्लिशर। ठीक। फिर स्काइपी होता है। ठीक। जो वीडियो कॉलिंग के लिए होता है, सॉरी इन्फोपाथ भी होता है। इन्फोपाथ ये मुझे बहुत इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक। आउटलुक ये मेल करने के लिए होता है। वन ड्राइव ये एक तरह क्लाउड स्टोरेज होता है वन ड्राइव। ठीक। तो ये कुछ फेमस सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के, तो इसी में इस बार पूछ लिया कि एक्सेस का क्या यूज है। वो एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम जूम इन एमएस पावर पॉइंट इज, एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना है? तो आपको ये पता होना चाहिए एमएस पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम 400% होता है। तो ये पावर पॉइंट जो होता है ना, एमएस पावर पॉइंट में 400% का जूम होता है। और अगर पूछ दिया जाए वर्ड पैड में कितना होता है या एमएस वर्ड में, तो होता है 500% का। अब याद रखिएगा, एग्जाम रट लीजिएगा। और पूछ लिया जाए मिनिमम जूम कितना हो सकता है, तो मिनिमम दोनों में होता है 10%। चाहे पावर पॉइंट हो चाहे वर्ड हो, दोनों में मिनिमम जो जूम हो सकता है वो होता है 10% का। और वही पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम 400% का और वर्ड में 500% का। ठीक। आपके एग्जाम से पूछा जाता है ये सब चीजें, इसलिए मैंने इन चीजों को एक जगह बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये एमएस पावर पॉइंट है, और ये पावर पॉइंट के नीचे देखिए ये जो स्केल होती है जूम की स्केल होती है यहाँ पर। ठीक है। आपको अगर जूम इन जूम आउट करना हो तो इस स्केल को ड्रॉ आगे पीछे करना होता है। ठीक है। इधर करेंगे तो जूम इन होगा, इधर करेंगे तो जूम आउट होगा, तो इधर करेंगे तो जूम आउट परसेंटेज कम होता जाएगा, और यहाँ पे जूम इन तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, 400% तक जाएगा पावर पॉइंट में। ठीक। और वर्ड में कहाँ तक जाएगा, 500% तक। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन, डाटाबेस सूचना का संचयन किसमें करता है? संचयन यहाँ पे किस फॉर्म में करता है? ठीक। रोज एंड कॉलम्स में, ब्लॉक्स में, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, या इंडेक्स में? डाटाबेस रोज एंड कॉलम्स के रूप में अपना डाटा सेव करता है। ठीक। देखिए इस पेपर में डाटाबेस और एमएस एक्सेल पावर पॉइंट इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है। बता चुका हूँ इस चीज को पहले ही। देखिए डाटाबेस है, डाटाबेस में कोई भी डाटा टेबल के रूप में सेव होता है। ठीक है। और टेबल के रूप में सेव होता है मतलब किसमें, रोज एंड कॉलम्स के रूप में सेव हो रहा डाटा। ठीक। यही पूछा गया है कि डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन रोज एंड कॉलम्स, डाटाबेस रोज एंड कॉलम्स में डाटा को स्टोर करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द कोड दैट रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू देयर डाटा टास्क इज रिफर्ड टू एज, वह कोड जिसका उपयोग डाटाबेस टास्क करने के लिए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करता है वह कौन सा है? वह है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी यही चीज पूछी गई है लगभग, वहां पे मैंने इसीलिए बताया था। देखिए पूछ रहा है कि वह कौन सा कोड है जो कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब आर डी बी एम एस में यूज किया जाता है डाटा टास्क को करने के लिए। तो उस कोड को क्या कहते हैं? कोड को कहते हैं एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए देखिए व्हाट इज एसक्यूएल? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल होता है, मेनली डिजाइन किया गया है मेंटेनिंग द डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पूछा गया है। ठीक। एसक्यूएल इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटाबेस, डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए और उसमें डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये एसक्यूएल के 4 कमांड है, डीडीएल मतलब डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज, डीएमएल डाटा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज, डीसीएल डाटा कंट्रोलिंग लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये रॉन्ग टाइप हो गया है। मीन्स दैट द डाटा कंटेन्ड इन अ डाटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। का अर्थ है कि डाटाबेस में रखा डाटा यथार्थ और विश्वसनीय है। तो किसी भी डाटा में डाटा बेस जो है वो एक्यूरेट है या रिलायबल है, ये बताता है। कौन सी टर्म बताती है? डाटा रिलायबिलिटी, डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा इंटीग्रिटी या डाटा रिडंडेंसी।
तो डाटा इंटीग्रिटी जो होती है उसका मतलब होता है डाटा एक्यूरेट है और रिलायबल है। देखिए डाटाबेस में जो डाटा की सिक्योरिटी होती है वो 3 बातों पे निर्भर करती है। एक तो डाटा कॉन्फिडेंशियल रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, गोपनीयता इसे कहते हैं। दूसरा डाटा में इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, ठीक। और तीसरा होता है अवेलेबिलिटी, डाटा हर समय अवेलेबल रहे। तो इंटीग्रिटी का ही मतलब होता है कि डाटा एक्यूरेट है और रिलायबल है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम डाटा रख सकता है। ऑप्टिकल डिस्क, देखिए ऑप्टिकल डिस्क ये है, ये 700 जो स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डिस्क होती है उसी की बात करेंगे। 700 MB जो होती है वही स्टैंडर्ड डाटा रखती है, ठीक है। 700 MB, अब बाद में तो 4-5 GB तक आने लगी थी, 4.7 GB तक भी आने लगी थी, जिसे डीवीडी कहते थे। फिर फ्लॉपी डिस्क आई, ये मतलब फ्लॉपी डिस्क पहले की टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे 1.2 MB या 1.44 MB तक आप डाटा रख सकते थे। मैग्नेटिक डिस्क, यहाँ पे तो पूछिए मत। अरे मैं मुझे आप इस समय मेरे ख्याल से 250 GB से लेकर आ रही है मार्केट में। 250 GB से कम जल्दी मिलती ही नहीं है। इस समय 250 GB से लेके 5 टेराबाइट तक आ रही है। 5 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, इससे भी ऊपर आ रही है। 30 टेराबाइट तक चली जाइए, ठीक है, वहां तक आ रही है इस समय मैग्नेटिक डिस्क। फिर मैग्नेटिक टेप, तो आप लोग तो जानते होंगे मैग्नेटिक टेप में 15 गाने आते थे पहले, ठीक। सॉन्ग्स आते थे 15 गाने। तो अब पूछा क्या गया है कि सबसे कम अगर पूछा जाता ना, तो मुझे लगता है सबसे कम यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क का था स्टोरेज। द मिनिमम स्टोरेज किसका है यहाँ पे, फ्लॉपी डिस्क का है। 1.2 MB, 1.4 MB सबसे कम है, ठीक। उसके ऊपर किसका है, सब उससे ज्यादा है मैग्नेटिक डिस्क का। सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका है, मैग्नेटिक डिस्क का मैक्सिमम। तो ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन होल्ड मैक्सिमम डाटा, कौन सा डाटा होल्ड करता है, मैग्नेटिक डिस्क। चलिए फिगर्स इसीलिए लगा देता हूँ ताकि आपको चीजों को रिमेम्बर करने में या रिलेट करने में आसानी रहे, ठीक। डाटा ऑन अ फ्लॉपी वॉज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड, फ्लॉपी में डाटा विलयों अर्थात रिंग में अभिलेखित, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कहलाता है। इस चीज में अभिलेखित होता है। तो जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है ना, जो हमारी फ्लॉपी डिस्क होती है वो इससे स्क्वायर फॉर्म में होती है, रेक्टेंगल फॉर्म में। इसके अंदर गोल सी फ्लॉपी होती है, अंदर खोलने पे आपको मिलेगी, ठीक है। ये रही ऐसी होती है। तो इसमें जो डाटा होता है वो ऑर्गेनाइज होता है फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स में। डाटा ऑर्गेनाइज ऑन फ्लॉपी डिस्क इन रिंग्स कॉल्ड ट्रैक्स, ठीक। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। देखिए मैं दिखा देता हूँ इस चीज को कि ये रही आपकी फ्लॉपी डिस्क। यहाँ पे जो डाटा स्टोर हो रहा है ना, ये ट्रैक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, इसे ट्रैक्स कहते हैं, ये ट्रैक्स है, ठीक। और ईच ट्रैक इज डिवाइडेड टू सेक्टर्स, जो ट्रैक्स होते हैं वो सेक्टर्स में बटे होते हैं। तो यहाँ पे ना ट्रैक है ना सेक्टर है, तो नन ऑफ दी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। सही आंसर क्या था, या तो ट्रैक्स होता या तो सेक्टर होता। अब सबसे अप्रोप्रिएट आंसर था ट्रैक्स, ठीक। इसीलिए फिगर्स लगा दिया हूँ क्योंकि किताबों में बस केवल कहानियां लिखी होती हैं, आपको फिगर्स लगाने से चीजें याद हो जाती हैं, रिलेटेबल होती हैं। टेप ड्राइव प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा, जो टेप ड्राइव होती है वो डाटा को किस प्रकार से एक्सेस प्रोवाइड करती है, यही टेप ड्राइव है, जो पहले हम टेप सुनते थे। टाइमली, स्पोरेडिक, रैंडम या सिक्वेंशियल। तो आपको पता होगा, आपको अगर पहले गाने से 10वें गाने तक अगर जाना होता था ना, तो आप ऐसा नहीं कि जस्ट क्लिक कर देंगे, सॉन्ग नंबर 10 पे डायरेक्ट चला जाएगा। पहले आपको गाना भगाना पड़ता था, ठीक है। ये इस तरह की बटन होती थी जो आज भी देखने को मिलती होगी। आप इस बटन को लगातार दबाते रहते थे, तो गाना भागता रहता था, 1 से 2 पे आता था, 2 से 3 पे आता था, 3 से 4 पे आता, तब डॉट डॉट करते हुए तब जाके 10वें गाने में पहुंचता था। तो ये जो एक्सेस होता था इसे कहते थे सिक्वेंशियल एक्सेस, ठीक। तो जो टेप ड्राइव होती है वो सिक्वेंशियल एक्सेस का एग्जाम्पल होती है। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो दो तरह के एक्सेस हो सकते हैं, एक सिक्वेंशियल एक्सेस जहां पे आप पहले डाटा को एक्सेस करेंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, डायरेक्ट आप उस डाटा तक नहीं पहुंच सकते। डायरेक्ट अगर डाटा किसी को एक्सेस करना है तो रैंडम एक्सेस होता है, जिसका एग्जांपल आजकल है हार्ड ड्राइव, सीडी, ठीक, फ्लॉपी डिस्क,
जो पेन ड्राइव होती है वो भी रैंडम एक्सेस होती है। ये सब किसके एग्जांपल है? रैंडम एक्सेस के। आपको जो मन करे डाटा एक्सेस कर लीजिए, ठीक। आपको पहले से लेके 10वें जाना है, 10वें से पहले पे आना है, कहीं भी जाना है, कोई भी रोक टोक नहीं है। लेकिन सिक्वेंशियल एक्सेस में सीक्वेंस में आपको चलना है, ठीक है। का एग्जांपल होता है टेप ड्राइव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि द टर्म बिट इज एब्रिविएशन ऑफ। बिट पद का संक्षिप्त रूप है। तो उस पद का नाम बताना है जिसका बिट संक्षिप्त रूप है। बिट को सही रूप में बोलते हैं बाइनरी डिजिट। जो बाइनरी डिजिट होती है ना, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बिट। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट। बस यही पूछा है, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। ये तो फ्री का क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर नॉलेज हुई तो आप कर लेंगे। अब बाइट इज अ कलेक्शन। एक बाइट किसका समूह है? तो फिर से देखिए, अब तक मतलब हर दूसरे पेपर में मैं ये स्लाइड लगाता हूँ और मुझे बताना पड़ता है कि क्या है कैसे। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि 4 बिट्स मिलके बनाते हैं 1 निबल और 8 बिट्स मिलके बनाते हैं 1 बाइट। और यही पूछा गया है कि 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ। तो 1 बाइट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट। 4 6 8, हाँ 8 बिट्स। द राइट ऑप्शन विल बी सी। और बाकी आप बता सकेंगे कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होता है। तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होता है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होता है। फिर 1 पेटाबाइट्स। समझो मोस्टली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना डाटा पेटाबाइट्स में स्टोर कर रही हैं, ठीक है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट हुआ, फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, ये पेटाबाइट्स में काम करते हैं, ठीक। अगला है इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। इंस्ट्रक्शन अर्थात आदेश और मेमोरी एड्रेस अर्थात स्मृति भंडार पता किसके द्वारा निरूपित किए जाते हैं? कैरेक्टर कोड, बाइनरी कोड, बाइनरी वर्ड कुछ होता नहीं, पेरिटी बिट ये कुछ होता है। राइट ऑप्शन विल बी बाइनरी कोड्स। अब ऑप्शन पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं समझा देता हूँ होता क्या है। देखिए, कुल मिला के आप ये समझिए कि कंप्यूटर तो केवल बाइनरी कोड ही समझता है, ठीक। 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को मिलेंगे, ठीक, आपने उस कंप्यूटर को इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक। इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शन को किसमें कन्वर्ट करेगा? बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक। फिर उसे समझ पाएगा और उसे स्टोर कर पाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस किस प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं ये कंप्यूटर समझ पाता है बाइनरी में, ठीक। दूसरा जो एड्रेस होते हैं ना, एड्रेस, एड्रेस, ये सभी क्या है? एड्रेस है। मेमोरी के एड्रेस है कि कौन सा डाटा कहाँ रखा हुआ है। ये भी किसमें देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है? बाइनरी में। यही चीज पूछी गई है। और अगर आपको न भी पता हो, बहुत डीप आपको जानने की जरूरत नहीं कंप्यूटर, बस आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर कोई भी डिजिट होता है आप उसे हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं। मतलब सी, सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन, फोरट्रेन, कोबाल, किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में आप उसे दीजिए, ठीक। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसे दे रहे हैं तो उसे क्या करेगा? लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चेंज करेगा, अर्थात 0 1 में चेंज करेगा और फिर समझ पाएगा, ठीक। तो वो स्टोर भी उसी तरीके से करेगा। तो इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय बाइनरी कोड्स। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। कैशे एंड मेन मेमोरी विल नॉट बी एबल टू होल्ड देयर कंटेंट्स व्हेन द पावर इज ऑफ। दे आर। जब बिजली बंद है तब कैशे और मुख्य मेमोरी अपनी विषय वस्तु को नहीं रख पाते। वे क्या हैं? ठीक, वो है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी उस मेमोरी को ही कहते हैं जो बिजली जाने पर अपने अंदर का जो स्टोर डाटा है उसे लॉस कर जाए, खो दे, उसे कहते हैं वो वोलेटाइल। तो वोलेटाइल का ही एग्जांपल होती है कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब है यहाँ पे रैम। वहीं जो रोम होती है, ठीक, और जो सेकेंडरी मेमोरीज होती हैं, ठीक। सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड ड्राइव ले लीजिए, HDD हार्ड ड्राइव डिस्क ले लीजिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव डिस्क ले लीजिए, SSD ले लीजिए, ठीक है। जो CD होती है, जो USB होती है, ठीक है, और फ्लॉपी डिस्क होती है, ये सब क्या है? नॉन वोलेटाइल है। इवन रोम भी क्या है? ये सब नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब आप बिजली ऑन कीजिए चाहे ऑफ कीजिए, इनका डाटा मेंटेन का मेंटेन रहेगा, ठीक। आपको उसे अपनी ओर से मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए, अब आपको समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे चीजें क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद। ये पेपर थोड़ा डिस्कस करके आप घबराइएगा मत, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से थे, DBMS से थे, ठीक
ठीक, और एक्सेल से थे। एमएस के क्वेश्चन जो होते हैं, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस होते हैं, ठीक है। और डीबीएमएस के क्वेश्चन ये जो होते हैं, ये थ्योरेटिकल होते हैं, बट इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। ये कंप्यूटर में थोड़ा डीप में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हम बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है। बहुत परेशान मत होइएगा इस पेपर को देख के। तो इस प्रकार से आज हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए। और आपको ये सेशन कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर देके बताएं, क्योंकि हम उससे कुछ नहीं लेते, बस आपका प्यार मांगते हैं कमेंट बॉक्स में, और वो हमें जरूर दीजिएगा, तभी हम आगे इस चीज को कंटिन्यू रख पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आशुतोष सिंह एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हम भी डगमगाने लगते हैं कि यार, जब लोग ही नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर क्या करना। तो आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक। तो मैं आशुतोष सिंह साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।